रेजिस्टिविटी पढ़ा दिया था, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आई थिंक हो गया था। तो आज किस पे बात करना है? रेजिस्टेंस पे। हेडिंग लिखिए रेजिस्टेंस। करंट डेंसिटी बता दिया था क्या? J इक्वल टू आई बाई एम। ठीक है, हेडिंग लिखिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है आप लोग जानते ही हैं? क्या होता है रेजिस्टेंस? जो करंट के फ्लो का अपोज करे उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वायर, या आप ऐसा बोल सकते हो कि वो क्वांटिटी जो करंट के फ्लो का अपोज करे उसको हम क्या बोलते हैं? तो लिखिए क्वांटिटी विच अपोजिस करंट फ्लो, क्वांटिटी विच अपोजिस करंट फ्लो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं रेजिस्टेंस पे। क्वांटिटी विच अपोजिस करंट फ्लो, क्वांटिटी विच अपोजिस करंट फ्लो इज नॉन एज रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, या फिर एल बाई सिग्मा है। रो एल बाई ए या फिर एल बाई सिग्मा है। ठीक है, यूनिट क्या रहती है? यूनिट आप लोग जानते हो क्या रहती है? ओम। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख देते हैं? ठीक है, ओम का ये सिंबल बना दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? छापिए जल्दी फटाफट। रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं क्या नीट में? हाँ आते हैं भैया, रेजिस्टेंस पे ही तो क्वेश्चंस आते हैं नीट में। कोई क्वांटिटी आपसे पूछी जाए ना पूछी जाए, रेजिस्टेंस जरूर पूछे जाते हैं। रेजिस्टेंस निकालना हमको आना चाहिए। हो गया? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखिए रो एल बाई ए, इस फॉर्मूले को यूज करके कई बार रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि मान लो हमारा ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम का रेजिस्टेंस निकालना हो तो मुझे, ये क्लासरूम एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है। किस टाइप का स्ट्रक्चर है? क्यूबॉइडल है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइडल है। और इसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा रेजिस्टेंस? फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ क्या रखूंगा? लेंथ क्या रखूंगा? तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस एक ही वायर के कितने रेजिस्टेंस हो सकते हैं? बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। मतलब एक ही वायर के एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मान लो इस क्लासरूम का ही मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो तो पहले यह बताना पड़ेगा कि करंट फ्लो, मान लो उस दीवार से इस दीवार की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, वहां से करंट आके इधर जा रहा है, तो ये लेंथ का काम करेगा। भाई जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसके पैरेलल वाली जो साइड होती है वो किसका काम करती है? लेंथ का। और वो सामने वाली दीवार जो है वो एरिया का काम करेगी, उसका एरिया लिखना है। रो एल बाई ए में एल क्या लिखना है? ये लेंथ, और एरिया क्या लिखना है? और करंट मान लो नीचे से फ्लोर से आके इधर छत में जा रहा तो ये हाइट लेंथ का काम करेगी। ठीक है, और ये फ्लोर का या ऊपर छत का जो एरिया है वो किसका काम करेगा? रो एल बाई ए में एरिया आपको ये इसका रखना है। करंट मान लो आपकी तरफ वो जो दीवार है उससे मेरी तरफ आ रही तो ये जो है ये किसका काम करेगा? लेंथ का। और इस दीवार का जो एरिया आएगा, सरफेस एरिया, उसको हम एक ही जगह पे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो रेजिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। रो एल बाई ए से अगर कंपेयर करके चले अपन तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये।
ये क्या है? ये भी एक क्यूबॉइड है। मान लो ये साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ये साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है। और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने कुछ होता है क्या? हाँ, माचिस की डिब्बी ऐसी होती है, ऐसी होती है। एक होती है उसमें लेंथ, ठीक है, वो कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। एक होती है उसकी थिकनेस, जो डिब्बी आप बाहर निकालते हो, है ना, जिसपे आप माचिस चलाते हो, वो कितना होता है वो थिकनेस? ये यहां आप माचिस चलाते हैं, तीली यहां चलती है, तो ये हाइट कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। और एक होती है उसकी विड्थ, माचिस की डिब्बी ऐसे रखी हुई है मान लो, तो ऐसे विड्थ, ठीक है, वो कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? 3 साइड्स हैं उसकी। अब उसके कितने रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? भाई माचिस की डिब्बी एग्जांपल के लिए आप ऐसे ही मान लो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता हो, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस इधर से इधर करंट के लिए मान सकते हैं। तो करंट अगर इधर से इधर जाएगी तो एरिया का काम ये वाली साइड करेगी, कितनी? 2 × 1। अरे क्या बनेगा? 2 × एरिया, साइड इंटू साइड, ये एरिया बनेगा, और लेंथ कौन बनेगा? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? और मान लो करंट ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा हो तो लेंथ ये बनेगी, ये इतनी, और ये इतनी सी लेंथ क्या है? ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया कौन बनेगा? 10 × 2। ये साइड 2 है क्योंकि ये 10 है और ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा क्या? लेंथ। और एरिया हो जाएगा 10 × 2। और करंट मान लो ऐसे मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा तो ये बनेगा लेंथ कितना? 2। और एरिया बनेगा इधर वाला कितना? ये 10 × 1। समझ में आया क्या? तो इसके तो 3 रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएंगे, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल। एग्जैक्टली 3 रेजिस्टेंस निकाले जा सकते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मान लो आपसे पूछ लिया जाए यहां पे कैलकुलेट रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। इसके मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है आपको। कोई मुझे बता पाएगा इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा? भाई रेजिस्टेंस मैक्सिमम लाना है तो लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए और एरिया मिनिमम वाला होना चाहिए। तो आर इक्वल टू रो, लेंथ मैक्सिमम कितनी है? 10। मतलब अगर मुझे इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस? ऐसे, ताकि लेंथ का काम ये करे और एरिया का काम ये करे, ये मिनिमम एरिया, हाँ है ना। तो रो लेंथ कितनी रखूंगा? 10, और एरिया का काम ये वाली सरफेस करेगी इतनी, ये कितनी? 2 × 1, 2। ये एरिया हो गया। आर मैक्सिमम लाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? एल मैक्सिमम होना चाहिए और ए मिनिमम से डिवाइड करूंगा मैक्सिमम आंसर आएगा, और मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मैक्सिमम आंसर आएगा। हमको तो मैक्सिमम आंसर लाना है ना, और मिनिमम आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई इसके लिए रो एल मिनिमम रखना पड़ेगा और एरिया मैक्सिमम रखना पड़ेगा। आपके हिसाब से मिनिमम लेंथ कौन सा है? ये 1, मिनिमम लेंथ ये है ना 1, तो मुझे ऐसा निकालना पड़ेगा ताकि ये लेंथ का काम ये करे कौन? 1, और एरिया का काम ये करे कौन? 10 × 2, 10 × तो लेंथ की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? रो लेंथ हो जाएगी कौन? 1, और एरिया कौन हो जाएगा? 10 × ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछा है यहां पे, तो बताओ मैक्सिमम कितना है? 2 से ये 10 5 टाइम कैंसल, कितना है? 5 रो डिवाइडेड बाय ये कितना है? रो बाय 20, रो से रो 25 जा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 101। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? छापे?
आज फिर पब्लिक कम हो गई। 15 अगस्त की छुट्टी है, टेस्ट देना नहीं है, संडे फिर छुट्टी है, घर निकल लिए आधे लोग तो ऑफिस। टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड है आप लोग? बहुत सिंपल पेपर बनाया है इस बार, हर बार की तरह। कम से कम 180 मार्क्स तो आना ही चाहिए फिजिक्स में। टोटल नहीं मत सोच लेना कि टोटल 180 लाना है। हो गया क्या? हो गया। बढ़े आगे। देखिए, नॉर्मली हमारे सिलेबस में जो वायर चलता है वो किस टाइप का वायर होता है? सिलिंड्रिकल वायर होता है। सिलिंड्रिकल वायर जिसका रेडियस हमको दिया रहेगा कितना, आर, और लेंथ अपन वही मान के चल रहे हैं क्या, एल। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? मान लो करंट इधर से इधर जा रही है तो इसका रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा वो ये सर्कल बनता है। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बनता है वो क्या बनता है, सर्कल बनता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। छापिए, ये 1 मिनट रुकिए। इसमें एक वैरायटी ये भी पूछी जाती है, कौन सी? मान लो ये जो सिलेंड्रिकल वायर है ये एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब इतने हिस्से में ही मटेरियल है केवल। इसका इनर रेडियस वही क्या, ए, और आउटर रेडियस बी, लेंथ वही कितना, एल। तो इस बार इसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, रो एल बाई एरिया। जो पाई बी स्क्वायर है उसमें से आपको पाई ए स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, बीच में कुछ मटेरियल नहीं है ना। तो ये जो टोटल एरिया आएगा ना, ये टोटल, उसमें से ये इतना इतना हिस्सा माइनस करना पड़ेगा जितने मटेरियल नहीं। तो पूरा कंप्लीट बाहर वाले स्फीयर वो सिलेंडर का कितना आएगा, पाई बी स्क्वायर, आउटर रेडियस बी है और इनर रेडियस क्या है, ए। तो बताओ फाइनली क्या हो जाएगा, रो एल बाई कौन कॉमन, पाई बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा होलो सिलेंडर का। छापिए जल्दी, छापते चलिए।
हो गया। छाप लिया हो तो आगे बढ़े भैया। ठीक है क्या? पढ़े आगे अभी। अगला क्वेश्चन, ये भी एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका लेंथ कितना है? एल है, और ये भी होलो सिलेंडर है। जिसमें जो मटेरियल है ना, वो ओनली इतने हिस्से में ही है। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। अच्छा, काम की चीज ये है कि इस बार जो करंट है ना, वो रेडियली जा रही है ऐसे इधर बाहर। मतलब सिलेंडर के अंदर से करंट कहां, ऐसे करंट फ्लो नहीं हो रही है, ऐसे बाहर। रेडियल कंडक्शन बोलते हैं इसको। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ करंट। करंट के रेडियल कंडक्शन के लिए आपको इस वायर का क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस। जो बच्चा इसका पहला सही आंसर देगा उसको 100 रुपीज केस। हाँ भाई, कहां से बोला? बोल क्या? रो एल बाई 2 पाई RL। ठीक है। नहीं, इस बार मैं सही गलत थोड़ी ना बोल पाऊंगा, पैसे देना है ना। सही होगा तो अमाउंट मिलेगा, गलत होगा तो नहीं मिलेगा। अगर मान लो मैं बोल दूंगा कि तू सही है, तो दूसरे ट्राई नहीं करेंगे, और मैंने बोल दिया गलत है तो दूसरे ये आंसर नहीं बोलेंगे फिर, या तू दूसरा आंसर बोल देगा। भैया एक आंसर आ चुका है, अब अपना आंसर कभी भी बदल भी सकते हैं इन बिटवीन, अगर आपको लगता है कि नहीं। 100 रुपए के लिए सबके पेन चलने लग गए, खुद के फ्यूचर के लिए किसी का पेन नहीं चलता। हाँ जी। वी क्या है? नहीं नहीं, वी तो चाहिए ही नहीं, आर निकालना है आर। वो तो मैंने करंट तो ऐसे ही बना दी, बता रहा हूं करंट फ्लो कैसे हो रहा है ये बताया मैंने। जनरली क्या होता है, लेंथ के अलोंग करंट फ्लो होता है, पर लेंथ के पैरेलल। यहां रेडियल कंडक्शन हो रहा है। रो एल बाई 2 पाई B² माइनस A²। रो एल बाई 2 पाई, आर क्या है? आर क्या है? रो एल बाई 2 पाई R में आर क्या है? अच्छा, रो एल बाई 2 पाई A² माइनस B² से तो माइनस में आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये छोटा है, बी बड़ा है। B² माइनस A²। और कोई व्यक्ति जो आंसर देना चाहेगा जल्दी बताइए। फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, रो एल बाई है। हाँ जी। हाँ, पूछता हूँ 2 मिनट।
आप सब लोग टेस्ट तो दे रहे हैं ना 2 से 5 कोई, ऐसा तो नहीं जो नहीं दे रहा। हाँ हाँ जी। बोलिए भैया, मैं तेरा कौन सा आंसर सही मानूं? मतलब 100 रुपए किस पे देना तुझे? तीसरा आंसर है क्योंकि तेरा है रो बाई टू भाई बी माइनस है। बाकी लोग कुछ तो बोलो, कम से कम कुछ नहीं तो जीरो ही बोल दो कि कभी तुक्का सही बैठ जाए, 100 रुपए मिल जाए तो मिल जाए। हाँ जी। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? व्हाट इज आर? आप आर क्या लेके आ रहे हो? आर तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, मैंने बी दिया है और ए दिया है। आर आपको निकालना है रेजिस्टेंस, और कोई आर नहीं आएगा। हाँ, रो बाई 2 पाई एल। और रो बाई 2 पाई बी स्क्वायर माइनस। देखो 100 रुपए के पीछे सबने ट्राई तो किया कम से कम, ऐसा हर क्वेश्चन करना होता है लालची लोगों। देखिए इधर, जिसका भी सही होगा उसको मिल ही जाएगी प्राइस। तो अब फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। करंट इधर से इधर जा रहा है, यहां से तो लेंथ तो मुझे समझ में आ रही कि लेंथ कितनी रख सकता हूं मैं? बी माइनस है भाई। करंट सिलेंडर सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, करंट ऐसे बाहर जा रही है, रेडियल कंडक्शन। तो वो जो थिकनेस है सिलेंडर की कितनी है? बी माइनस है। वो रख सकता हूं मैं किसकी जगह पे? लेंथ की जगह पे। लेकिन समस्या क्या है? एरिया। जस्ट करंट जैसे निकला निकला तो उसके सामने जो एरिया आएगा ना, वो आएगी सिलेंडर की एक कर्व सरफेस। अब वो एरिया ना बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं, तो एरिया हो गया वेरिएबल। और वेरिएबल चीजें जहां हो वहां करना पड़ता है इंटीग्रेट। वहां क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट। रूल है तो फिजिक्स का, जहां वेरिएशन आ रही है वहां आप एरिया कौन सा रखोगे? कोई तो भी एरिया तो नहीं रख सकते, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या करना पड़ेगा? इसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक नया सिलेंडर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक और सिलेंडर मानना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल सेल, जिसकी थिकनेस हम कितनी मानेंगे? डी आर। जिसकी थिकनेस क्या मानेंगे? इस सिलेंडर का रेजिस्टेंस लिखेंगे और उस रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट रख के कहां से कहां तक? ए से। क्या समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये जो डी आर थिकनेस का सिलेंडर माना है, इसका रेजिस्टेंस में मान लेता हूं डी आर, रेजिस्टिविटी रो। इसकी लेंथ, लेंथ वही थिकनेस का काम करेगी क्योंकि रेडियल कंडक्शन हो रहा है। तो इसकी जो थिकनेस मानी है आपने क्या? डी आर, वो किसका काम करेगी? लेंथ की। डिवाइडेड बाई किसी सिलेंडर का एरिया कितना होता है भाई? ऐसे एरिया नहीं बताना है। सिलेंडर के पास दो एरिया होते हैं, एक तो होता है वो प्लेन सरफेस का एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस का एरिया। अब इस बार करंट रेडियली जा रहा है तो सरफेस कौन सी आएगी? कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर। तो क्या लिखूंगा? 2 पाई आर एल। और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? ए से बी तक। तो ये 0 टू आर, ये तो रेजिस्टेंस बन ही जाएगा। तो डी आर, तो जो जो चीजें कांस्टेंट है सब बाहर निकाल लो। रो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, 1/r डी आर, लिमिट ए से लेके 1/r का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू, बोलो क्या क्या कांस्टेंट आ गया था, बताओ जल्दी। रो बाई 2 पाई एल, रो बाई 2 पाई एल नेचुरल लॉग आर, लिमिट कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। तो आर इज इक्वल टू, बताओ, रो बाई 2 पाई एल अपर लिमिट माइनस लॉग बी माइनस लॉग ए। और लॉग बी माइनस लॉग ए को आप लोग जानते हो क्या लिख सकते हैं? लॉग बी बाई ए। ये हो गया रेजिस्टेंस। किसके लिए? रेडियल कंडक्शन के लिए। छापे। आपको क्या लगा था ऐसे ही 100 रुपए दे दूंगा मैं आपको? आप लालची हो तो मैं भी लालची हूं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 क्यों रखे, इस पे तो 500 रख देते तो भी नहीं आ रहा था हमसे। रख सकते थे वैसे, पर कभी कभी क्या तुक्का सही बैठ जाता है किसी किसी का, तो फालतू पैसे चले जाते हैं। हम्म। हाँ, लोग आना थोड़ा सा टफ था। 1/r बन रहा था इंटीग्रल उसका। हो गया। हो गया क्या अभी? अच्छा, ये बचा होगा इधर तो। पहला पेज तो छाप लिया था ना, बचा था। हम्म। जल्दी लिखो थोड़ा सा। लिखने की स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा। हो गया। log b माइनस log a log b बाई ए। अब चाहो तो आप आगे 2.303 का मल्टीप्लाई करके नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं अगर रेजिस्टेंस पे आए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए पे। हो गया। हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ये एक वायर है मान लो, ये एक वायर है जिसकी एक रेडियस R2 है और एक रेडियस R1 है, और लेंथ कितना है? लेंथ भाई L, और करंट ऐसे फ्लो होके जा रहा है। और इसका मुझे क्या लिखना है मान लो? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए। अब एरिया में समस्या, पाई R1 स्क्वायर लिखें कि पाई R2 स्क्वायर लिखें? क्योंकि एक रेडियस R1 है और एक रेडियस क्या है? अभी तक क्या वो सिलेंडर था तो रेडियस ठीक थी, R थी पूरी कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे? पाई R1 स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे, R2 स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे पाई R1 R2। कैसा है क्या है दिमाग मत लगाओ, रट के रखो अभी। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एरिया को क्या लिख दिया? पाई R1 R2। चलो R1 और R2 मान लो दोनों सेम हो गए, R हो गए तो R1 और R2 दोनों सेम हो गए तो सिलेंडर बन जाएगा आर आर वाला। तो R इंटू आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर।
हो गया अभी? क्या हो गया हर्षित? कुछ तो बोल रहा था। बढ़े आगे अभी? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। इफ डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड is 2 into 2 into 10 centimeter. If dimensions of cuboid is 2 into 2 into 10 centimeter. समझे आप? कभी आपने बचपन में स्कूल में डस्टर देखा हो? डस्टर, ठीक है, तो उसकी एक डायमेंशन 2 होती है, एक 2 होती है, मतलब एक सरफेस स्क्वायर होती है और फिर लेंथ होती है कितनी? 10। 2 into 2 into 10, समझ में आया क्या? 2 into 2 into 10 centimeter, and its resistivity is 8 into 10 to the power minus 2. Resistivity is 8 into 10 to the power -2. अच्छा, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ओम इंटू मीटर, एंड इट्स रजिस्टिविटी इज 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 ओम इंटू मीटर। कैलकुलेट। पहला क्वेश्चन, resistance between resistance between resistance between two rectangular surface, resistance between two rectangular surface, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, resistance between two square surface, resistance between two square surface। बताइए, बस आपको ही बताना है। इसका तो सही आंसर दे देना कम से कम। ₹100 वाला क्वेश्चन तो डुबा दिया तुमने। मिलते तो पार्टी करते अपन, मैं मैडम से दिलवा देता तुमको। तो बोले थोड़ा सरल क्वेश्चन दे के दे पूछ लेते। जल्दी बताइए फटाफट। समझ में तो आया ना? क्यूबॉइड तो जानते हैं आप कैसा दिखता है, कि उसके बारे में बता दूं पहले? जानते हैं? अच्छी बात है, जानना भी चाहिए क्यूबॉइड के बारे में तो कम से कम।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर सरफेस। तो आप लोग जानते हो जो डस्टर होता था, डस्टर ऐसा दिखता था नॉर्मली, अगर अपन बात करें तो थोड़ा मिलता जुलता इससे, उसमें ये वाली जो सरफेस होती थी ये, वो स्क्वायर होती थी, ठीक है, और ये भी स्क्वायर होती थी, तो ये होगी दोनों स्क्वायर सरफेस। और रेक्टेंगुलर सरफेस उसमें कितनी होती थी, चार, एक दो तीन चार, और चारों एक जैसी है, क्यों, क्योंकि साइड सेम है ना, ये 2 × 2 है, तो जैसी सरफेस ये होगी, तो कोई सी भी दो रेक्टेंगुलर सरफेस ले लो आप। तो बताओ पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर क्या करोगे, आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू 8 × 10⁻, रेक्टेंगुलर सरफेस आप ये मान लो, एक सरफेस ये हो गई, ठीक है, और एक सरफेस ये नीचे वाली हो गई, ये रेक्टेंगुलर सरफेस ही तो है, तो ये हो गई। लेंथ का काम कौन करेगा, अरे लेंथ का काम कौन करेगा, 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई एरिया का काम कौन करेगा, एरिया का काम करेगा 10 × 2, एरिया का काम कौन करेगा भाई, साइड, एक साइड 10 है और एक साइड कितना है 2, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10⁻⁻⁴, -2 -2 -4 से -4 कैंसल, 2 से ये 20, 10 टाइम कैंसल, और 8/10 मतलब 0.8 ओम। पहले क्वेश्चन का आंसर है 0.8 ओम। हाँ जी, दूसरे का भी रो L/A करेंगे तो 8 × 10⁻², ठीक है। अब पूछा है स्क्वायर सरफेस, स्क्वायर सरफेस कौन सी है, एक तो ये, ठीक है, और एक ये इधर। स्क्वायर सरफेस के लिए लेंथ का काम कौन करेगा, ये हो गई दोनों स्क्वायर सरफेस, एक ये और एक ये, तो लेंथ का काम कौन करेगा 10, और एरिया का काम कौन करेगा 2 × 2, स्क्वायर सरफेस है ना वो, रो L/A। तो बताओ लेंथ का काम कौन करेगा 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाई एरिया का काम कौन करेगा 2 × 2 4, 4 × 10⁻⁻⁴, -2 -2 -4 कैंसल, 4 से ये 8, 2 टाइम कैंसल, 2 × 10, आंसर इज 20 ओम। तो पहले का है 0.8 ओम रेक्टेंगुलर सरफेस का, और स्क्वायर सरफेस का कितना आ जाएगा 20 ओम, ये आया था, ये कुछ नहीं आया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। स्क्वायर प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड करंट इज पैरेलल टू प्लेट। T थिकनेस का एक स्क्वायर प्लेट जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो प्लेट के पैरेलल फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास इस टाइप का कोई एक प्लेट है, हालांकि ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेकिन आप इसको स्क्वायर मान के चले। अब थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि इसकी ये दोनों साइड क्या है, सेम है, A × A। ये एक स्क्वायर प्लेट है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मेरी तरफ से ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, पैरेलल किसके, प्लेट के। ऐसे नहीं फ्लो होना चाहिए कि नीचे से ऊपर निकल गया था ना, समझ में आया। और ये जो थिकनेस दिख रही है आपको इसकी बुक की, यही प्लेट का थिकनेस है क्या, T थिकनेस का एक प्लेट है ये,
ठीक है, स्क्वायर प्लेट है जिसकी ये दोनों साइड जो है वो सेम है, ए इंटू ए, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, पैरेलल टू, करंट इज पैरेलल टू प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे अपन, आर इज इक्वल टू रो एल वाई है, रो इसकी रेजिस्टिविटी, लेंथ का काम कौन करेगा, ऐसे करंट फ्लो रहा तो ए, ठीक है, और एरिया ये बनेगा, ये एरिया ये वाली सरफेस बनेगी, और ये वाली सरफेस का एरिया कैसे लिखोगे, ए इंटू टी, ये साइड कितनी है, टी, थिकनेस है ना ये टी, तो क्या लिखोगे, ए इंटू, तो बताओ क्या लिखेंगे, बताओ, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो, लेंथ का काम कौन करेगा, ए, और रो एल बाई ए, एरिया का काम कौन करेगा, ए इंटू, तो क्या हो गया, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि इसका रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता किस पे, साइड्स पे, मतलब टी थिकनेस का मेरे पास एक छोटा प्लेट हो, मतलब मेरे पास एक प्लेट है जिसकी थिकनेस टी है और इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4, और एक बहुत बड़ी प्लेट है जिसकी थिकनेस भी यही है, कितनी, टी, सेम मटेरियल की बनी हुई है, लेकिन उसकी साइड ज्यादा है, जैसे इसकी साइड थी 4 इंटू 4, उसकी साइड आप मान के चलो 10 इंटू 10, और दोनों के पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटी प्लेट का या बड़ी प्लेट का, सेम होगा, क्यों, क्योंकि साइड पे डिपेंड ही, तो थिकनेस सेम हो तो रेजिस्टेंस सेम आएगा, लेकिन कब, जब करंट का फ्लो क्या होना चाहिए, प्लेट के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि प्लेट के परपेंडिकुलर अगर हो गया तो लेंथ का काम करेगी थिकनेस और एरिया का काम करेगा ए स्क्वायर, तो फिर आंसर आएगा रो टी बाई ए स्क्वायर, तो फिर कुछ भी इक्वल नहीं आएगा। ये कब के लिए है, जब पैरेलल फ्लो हो, छापी जल्दी फटाफट। हो गया, बढ़े आगे। रेजिस्टेंस यहां पे खत्म होता है आप लोग, मतलब और भी काफी सारी चीजें हैं जो आगे पढ़ेंगे अपन। एक हेडिंग लिखिए कंडक्टेंस, क्या क्या पढ़ रहे थे अपन, समझ में आ रहा आपको? पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी रेजिस्टिविटी, जिसका नाम क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर पढ़ा हमने कंडक्टिविटी सिग्मा, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस आर, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टेंस, जिसका सिंबल रहता है, हाँ जी रहता है, कहीं पे सी रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या लिखते हो आप, जी लिखते हो शायद, है ना,
कंडक्टेंस सी लिख लीजिए अब तो। कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जी लिखवाया जाता है आई थिंक। कुछ भी लिखो, सिंबल में क्या रखा है लिखिए। रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस 1/r। रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस C इक्वल टू 1/r। रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस C इक्वल टू 1/r। C इक्वल टू, बस हो गया खत्म। रेजिस्टेंस आता है तो कंडक्टेंस भी आता है, उसमें क्या है 1/r है, r आता है उसको उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा C। अगली हेडिंग लिखिए कटिंग ऑफ वायर। कटिंग ऑफ वायर, किसी वायर को अब हम काटेंगे। मान लो ये वायर आपको दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि इस वायर को काटना है, क्या ऑप्शंस हैं? दो तरीके होते हैं। पहली कटिंग जो है वो ऐसे हो सकती है, ऐसे टुकड़े कर सकता हूं मैं इसके। कैसे? मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर। और एक ऑप्शन रहेगा कि मैं इसको ऐसे पार्ट्स में, जैसे गन्ना वन्ना छिलते देखा होगा कभी आपने तो, हाँ ना, तो वैसे आप कर सकते हो अलोंग लेंथ। तो कटिंग में दो हेडिंग आएगी। कौन कौन सी दो हेडिंग आएंगी? एक आएगा परपेंडिकुलर टू लेंथ और एक आएगा अलोंग लेंथ। ठीक है, तो एक वायर है हमारे पास, एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है L, इसका एरिया कितना है A, रजिस्टिविटी कितनी है रो, और रेजिस्टेंस कितना है R। और R की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना आएगा रो L बाई। इस वायर की कटिंग की गई, ठीक है, कटिंग ऑफ वायर जो आप हेडिंग पढ़ रहे हो। और पहली कटिंग जो की गई वो की गई अलोंग लेंथ। अलोंग छापिएगा बाद में, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं क्या क्या करना है। तो ये वायर था भैया जिसको अलोंग लेंथ कट किया गया। अलोंग लेंथ मतलब इसको ऐसे काट दिया गया, कितने पार्ट्स में? n पार्ट्स में, स्मॉल n पार्ट्स में इसको कट कर दिया। जब कट किया गया तो एक सिंगल पार्ट का अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं, इसके जितने भी टुकड़े किए उनमें से मैं एक टुकड़े की बात करूं तो वो टुकड़ा कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसकी लेंथ कितनी होगी? जिसकी लेंथ वही होगी L। लेंथ थोड़ी ना बदलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेंथ क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि अलोंग लेंथ अगर कट कर रहे हो तो जो टुकड़ा निकलेगा वो भी उसी लेंथ का निकलेगा। अरे ये तो समझ में आ रहा ना? तो लेंथ तो वही रहेगी, लेकिन समस्या यहां है, एरिया हो जाएगा 1/n टाइम। एरिया कितना हो जाएगा? दो टुकड़े किए तो a/2 a/2, तीन किए तो a/3 a/3 a/3, 4 पार्ट्स किए तो सब चारों के कितने हो जाएंगे a/4 a/4। तो n पार्ट्स कर दिए तो कितना हो जाएगा a/। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा r डेज। इस वायर का रेजिस्टेंस में क्या मान रहा हूं, क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी n टुकड़े कर दिए तो रो बाई n। रेजिस्टिविटी में मैंने लिखवाया इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ वायर। वायर के डायमेंशन पे डिपेंड। भाई ऐसा तो है नहीं कि कॉपर वायर के टुकड़े करेंगे और एल्यूमिनियम वायर बन जाएगा, मटेरियल बदल गया। ऐसा अगर हो रहा होता तो अपन टुकड़े ही कर रहे होते, भी ढूंढ रहे होते वो मटेरियल जिसका टुकड़ा करने पे वो गोल्ड बन जाए। ठीक है, मेटल कौन सा बन जाए? गोल्ड। कोशिश कर रहे होते ना सिल्वर भी बन जाएगा तो चलेगा, टुकड़े ही तो करना है, क्या दिक्कत है? तो रजिस्टिविटी सेम ही रहेगी रो, लेंथ भी इसकी सेम ही है L, इसका एरिया हो गया 1/n टाइम a/n। n ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया भैया n रो L बाई ए। वो रो L बाई ए हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस था पहले वाला। मतलब इस वायर का जो रेजिस्टेंस निकल के आया R डेज, वो कितना निकल के आया NR। कितना निकल के आया? लेकिन केवल इतना ही नहीं पूछा जाता है कि एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आया। इनके पता क्या पूछे जाते हैं? इनके पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशंस।
क्या पूछे जाएंगे? कॉम्बिनेशंस, मतलब ये जो टुकड़े किए हैं इन टुकड़ों को कंबाइन किया जाएगा वापस से। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब बोले एक पार्ट ये है, ठीक है, उसके साथ दूसरा पोर्शन ये हो गया, सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए मान लो इन सभी टुकड़ों को, ठीक है। एक वायर का रेजिस्टेंस कितना देखा था अपन ने? एन आर, दूसरे का फिर एन आर, तीसरे का फिर एन आर, और ऐसे कितने वायर होंगे? एन। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो अब आर डबल डेज, आर डबल डेज, ठीक है। एन आर समझ में आया ना? ये एक पार्ट का रेजिस्टेंस एन आर, और ऐसे सारे पार्ट को अगर किसमें जोड़ दिया जाए? सीरीज में जोड़ दिया जाए, तो एन पार्ट जुड़ गए, और एक का कितना है? एन आर। आंसर इज एन स्क्वायर आर। नीट 19-20 में पूछ लिया था ये, 19-20-21 पता नहीं किसका, 2-3 साल में से किसी का। ये पीवाईक्यू आपके एग्जाम का, नीट एग्जाम का, कि एक वायर के एन पार्ट्स करके सारे पार्ट्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए, वायर का रेजिस्टेंस आर है तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या आएगा? एन स्क्वायर आर, ठीक है। और मान लो इन सभी वायर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दे, तो बोले मत कीजिए। क्यों? अगर इनको पैरेलली ही कनेक्ट करना था तो फिर कटिंग क्यों किया लॉन्ग लेंथ? क्योंकि आप देखेंगे कि जब जैसे ही आप इनको क्या करोगे? पैरेलली कनेक्ट कर दोगे, तो कहानी वो हो जाएगी कि आपका जो एक्चुअल वायर था आपको देखने को मिलेगा कि वैसा का वैसे स्ट्रक्चर बन गया जैसा आपका एग्जैक्ट वायर था। आपने ऐसे ही तो कट किया था और वापस ऐसे ही जोड़ दोगे तो वही वायर बन जाएगा वापस, ठीक है। और मैथमेटिकली भी बता देते हैं कि एक का रेजिस्टेंस एन आर, दूसरे का फिर एन आर, तीसरे का फिर एन आर, चौथे का फिर एन आर, और ऐसे कितने वायर हो गए? एन। तो जो कॉम्बिनेशन आएगा आर डबल डेज, आप लोग जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/n टाइम हो जाता है, और 1/n टाइम हो जाता है तो n से n, तो फाइनली इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया? तो मुझे नहीं लगता अलोंग लेंथ कटिंग करेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछेगा, क्यों? क्योंकि वो तो वही वायर बन जाता वापस। अगर अलोंग लेंथ कटिंग का होगी तो आपसे कौन सा कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा? पैरेलल पूछा जाएगा जब कटिंग कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू लेंथ, क्योंकि परपेंडिकुलर टू लेंथ जब कटिंग होगी तब सीरीज नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सीरीज में जोड़ दोगे तो वापस वही वायर बन जाएगा। छापिए। जल्दी लिखिए थोड़ा सा। आप लोग जो एब्सेंट थे रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे, उन लोगों ने लेक्चर देख लिया? बेसिक करंट का नहीं देखा? देख लिया, मैंने डाल दिया था सभी ने लगभग। नहीं देखा तो कब देखेगी? आज? आज कब टाइम है तेरे पास? रात को? एक ही लेक्चर छूटा होगा मैक्सिमम लोगों का, दूसरे से तो लगभग सब थे ही थे। लेक्चर 2 भी वैसे डाल दिया है, 2 पार्ट्स में डलेगा वो, पार्ट 1 पार्ट 2। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एंड्रॉयड फोन यूज ही नहीं करते? बिल्कुल ही यूज नहीं करते, है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई भी नहीं है? है एक व्यक्ति? तो फिर
कुछ लेक्चर वगैरह देखना रहे तो। तेरे पास एंड्रॉयड फोन ही तो है यार, तो रख के जाता है। हाँ नहीं है? अरे घर रख के आ गया क्या? नहीं यहाँ का नहीं बोल रहा हूं मैं, घर पे, घर पे। यहाँ तो कोई यूज नहीं करता, जिसके पास है वो भी नहीं करता है। क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस सेशन लेने का सोच रहा हूँ 9:30 के बाद में रात को, तो वो आप ऑनलाइन ही अटेंड कर सकते हो, ऑफलाइन तो नहीं कर पाएंगे। और मेरे पास भी दिन में टाइम तो है नहीं। ऑप्शनल है, करना है तो करिएगा, नहीं करना है तो मत करिएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर अपना खत्म हो गया है, तो एक बार क्विक रिवीजन, और उस पे कम से कम उस 50 60 80 क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के, हाँ, लाइव सेशन हो। तो आपको अगर वो अटेंड करना हो तो आप कर भी सकते हैं, नहीं करना हो तो मत करना। मतलब अभी नहीं होगा, 5 6 8 दिन के बाद ही होगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद ही। तो आपकी चॉइस रहेगी, जिस चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस है वो आप छोड़ सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं पढ़ना है, देखने में क्या जा रहा है, तो आप देख भी सकते हैं। हो गया ये? जैसे इलेक्ट्रोस्टेट आपका हो गया है, तो उसका लगा सकते हैं, एक रिवीजन हो जाएगा फटाफट एक दिन के सेशन में, और पार्ट 1 के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। फिर एक दिन में पार्ट 2 से पार्ट 5 तक के हो जाएंगे। जगते तो ना रात को 11 12 तक तो सभी जगते होंगे मेरे हिसाब से। कोई ऐसा प्राणी तो नहीं 10 बजे सो के 4 बजे जगने वाला। जल्दी सो जाती है कितनी बजे? 10 10:30 ना? 10:30 तक तो फ्री भी हो जाएंगे। 9 बजे चालू करेंगे, 1.5 घंटे में, ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ा सकता। बढ़े आगे, और वीक में एक दिन जग लेना, क्या जाता है, 1 2 दिन ही लगेगा, ऐसा डेली थोड़ी चलना। बढ़े आगे, छापना है, जल्दी छापो। बातें सुन रही थी क्या इतनी देर से? हो गया? अभी तो छाप लिया होगा ना। दूसरी हेडिंग लिखेंगे अपन, कटिंग ऑफ लेंथ में, क्या, सॉरी, कटिंग ऑफ वायर में परपेंडिकुलर टू लेंथ। कटिंग ऑफ वायर में दूसरी हेडिंग क्या लिखेंगे? वही कहानी वापस से, एरिया ए है, लेंथ एल है, रजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, और कटिंग कुछ ऐसे की गई। एन पार्ट्स में कट कर दिए इस वायर को परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो एक सिंगल पार्ट की अगर हम बात करें, तो एक पार्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यही होगा, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा इसका? वही रहेगा ए, लेकिन लेंथ जो है वो 1/n टाइम हो जाएगी L/n। इस बार लेंथ n टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, n पार्ट्स में, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/n। अब इसका रेजिस्टेंस लिखना मुझे r डेज, तो r डेज इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, रो, लेंथ हो गई 1/n टाइम डिवाइडेड बाई एरिया ए, तो ये हो जाएगा रो L/a इंटू n, बोले तो r बाई, वो n टाइम हुआ था, यहां पे कितना हो गया रेजिस्टेंस? 1/n टाइम हो गया।
वहां एन टाइम हुआ था, यहां पे कितना हो गया, वहां एन आर हो गया था, यहां आर बाई एन हो गया एक पार्ट का। फिर कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर बना दिया जाए इनका, तो मुझे नहीं लगता बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बना दोगे आप किसका, ऐसे वायर का जिनके रेजिस्टेंस कितने हैं, आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन, और ऐसे कितने वायर है, एन, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डेज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, आर डेज, आर डेज इज इक्वल टू आर बाई एन इंटू एन, तो वापिस वही हो जाएगा आर। सीरीज नहीं पूछा जाएगा यहां पे, यहां क्या पूछा जाएगा, इधर आएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूछ नहीं सकता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, वही रहेगा एग्जैक्ट आर, अगर पूछ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होंगे, सारे वायर अगर पैरेलली कनेक्ट कर दिए जाए तो एक वायर का रेजिस्टेंस आप जानते हो कितना है, आर बाई एन, दूसरे का फिर आर बाई एन, तीसरे का फिर आर बाई एन, और ऐसे कितने वायर है, एन, तो आर डबल डिज, बताओ आर बाई एन का 1/n टाइम बोले तो आर बाई एन स्क्वायर। छापिए, क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या आ रहा है? बहुत सिंपल हेडिंग है, कटिंग ऑफ वायर, तो लग भी रही होगी सिंपल आपको। एक क्वेश्चन लिखिए, छाप लिया क्या ये? अच्छा, कुछ नहीं बोला जाए तो प्रायोरिटी, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए इफ अ वायर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो 3 इक्वल पार्ट्स कौन से मान के चलोगे फिर आप, ये वाले परपेंडिकुलर ऐसे, है ना? कि कोई भी वायर काटेगा, मतलब मैं आपको बोलूं एक वायर काटने के लिए, तो आप कैसे, घर में बोलूं मैं नीचे बंडल रखा मान लो, और मैंने बोला कि जैसे बच्चे से एक बेटा वायर काट ला, तो अलॉन्ग लेंथ तो काट के नहीं लाएगा वो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 2-3 वायर के टुकड़े लेके आओ, तो ऐसे ही काट के लाते हैं अपन परपेंडिकुलर टू लेंथ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कटिंग ऑफ वायर में कुछ नहीं बोला जाए तो प्रायोरिटी में वही रखना है जो हम बचपन से रखते आए हैं। ठीक है, कटिंग ऑफ वायर में बढ़े आगे, लिखिए। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm
If a wire of resistance 12 ohm cut into 6 equal parts, if a wire of resistance 12 ohm cut into 6 equal parts, if two parts, if two parts connect in parallel, if two parts are connect in parallel, and such three combinations are connected in series, if two parts are connected in parallel and such three combinations are connected in series, then equivalent resistance of combination is, then equivalent resistance, हाँ भैया हुआ क्या, हो गया क्या? छाप लिया होगा इतनी देर में मेरे हिसाब से, मतलब सॉल्व करना था, छापना क्या था। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 12 ओम था, 6 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े का कितना हो जाएगा, एक पार्ट का कितना हो जाएगा भैया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, सीधे लेंथ होगी ना 1/n, तो सीधे 1/n टाइम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर इस 2 ओम को और 2 ओम को किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, और ऐसे 3 कॉम्बिनेशन जो बने, 6 वायर है ना अपने पास, तो 6 वायर ऐसे अरेंज कर दिए, ऐसे तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो किसमें कनेक्ट कर दिए गए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए। कहानी समझ में आई? पहले एक 12 ओम के 6 टुकड़े किए, फिर उसमें से 2 टुकड़े उठा के उनको पैरेलल में जोड़ा, फिर ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस को सीरीज में जोड़ दिया, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, तो 2 2 पैरेलल में क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1 + 1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, बस हो गया। और क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझना थी, क्या बोलना चाह रहा है। 6 टुकड़े किए, 2 टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ा, और ऐसे जो कॉम्बिनेशन बने 3, उन तीनों कॉम्बिनेशंस को सीरीज में जोड़ दिया। आया समझ में क्या करना था?
हो गया क्या? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, टू कॉपर वायर्स, टू कॉपर वायर्स of equal mass, two copper wires of equal mass and radius r and 2r, two copper wire of equal mass and radius r and 2r have resistance r1 and r2, two copper wire of equal mass and radius r and 2r have resistance R1 and R2. Calculate R1 by R2. Calculate R1 by R2. अगला क्वेश्चन लिखिए, टू कॉपर वायर, पूरा रिपीट करना है क्वेश्चन, जहां पे आपने लिखा ना टू कॉपर वायर ऑफ रेडियस R एंड 2R, उसको लिख लेना टू कॉपर वायर ऑफ इक्वल मास एंड लेंथ। अरे भैया पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा? टू कॉपर वायर ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस R एंड 2R, यहां पे लिखना टू कॉपर वायर ऑफ इक्वल मास एंड लेंथ L एंड 2L, एंड लेंथ L एंड 2L। have resistance R1 and R2, कैलकुलेट R1 बाय R2। और जहां जिसकी बात नहीं की जाती फिजिक्स में उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। वैसे आजकल लिख के बोलने लगे कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, ऑब्जेक्शन इतने आ जाते हैं तो। हो गया अभी? पहले का 4/1, दूसरे का 1/2। पहले का 4/1, दूसरे का 1/2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहले में कॉपर वायर है, क्या दे रखी है? रेडियस। देखिए जब भी ये इक्वल मास की बात करेगा ना, मतलब वायर का मास अगर इक्वल है तो आपको मास वॉल्यूम डेंसिटी उस रिलेशन पे पहुंचना पड़ेगा। मास वॉल्यूम या डेंसिटी उस टाइप के किसी रिजल्ट पे आपको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इक्वल मास बोला गया है। अब पता समस्या क्या है कि आपको इक्वल मास बोल के आपके, देखिए मास तो नहीं, मास तो हम कहीं से कहीं तक ला ही नहीं सकते, लेकिन वॉल्यूम जरूर लाया जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है भैया? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। इससे क्या निकाल सकते हैं हम? वॉल्यूम।
क्योंकि आप लोग जानते हो किसी भी वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और लेंथ होती है एल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम वही होता है पाई आर स्क्वायर एल, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एल या एरिया इंटू लेंथ से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, मास इक्वल टू वॉल्यूम बाय डेंसिटी, सॉरी मास इक्वल टू एमवीडी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम को क्या लिख दूंगा, मास बाय डेंसिटी। ये काम कर सकते हैं, मास इक्वल बोला दो। लेकिन वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी लिखने के लिए पहले मुझे वॉल्यूम लेके आना पड़ेगा। मैंने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे यहां पे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, इक्वल मास। इक्वल मास से मेरे दिमाग में आया कि मुझे मास पे पहुंचना पड़ेगा, और मास पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं, वॉल्यूम से, और वॉल्यूम मुझे बनाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम बनाने के मेरे पास दो ऑप्शन है। आप अगर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जाओगे तो मैं दो तरीके से वॉल्यूम बना सकता हूं। ऊपर और नीचे अगर दोनों तरफ मैं लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ का, तो नीचे एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, और ऊपर क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास दोनों का सेम है तो कांस्टेंट में चले जाएगा, डेंसिटी भी सेम है क्योंकि दोनों कॉपर वायर है। कॉपर कॉपर टर्म बोलते ही डेंसिटी भी क्या हो गई, फिक्स हो गई, मतलब वॉल्यूम फिक्स हो गया। एमवीडी मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, हाँ या ना। अगर मास फिक्स है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि दोनों कॉपर वायर है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट बना के हम हटा देंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया, कैसा, लेंथ से ऊपर और लेंथ से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाला एरिया तो वॉल्यूम में चले गया, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। तो मुझे रेजिस्टेंस का रेशियो पता करने के लिए लेंथ पता होनी चाहिए। क्या आपको पहले क्वेश्चन में लेंथ पता है, नहीं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में पता है। तो दूसरे में ये जो तरीका है मेरा, ये सही है, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, पहले में मुझे लेंथ नहीं पता है, पहले में मुझे रेडियस पता है। पहले में मुझे क्या पता है, अरे भैया कुछ समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं, ये डिसीजन आपको क्वेश्चन पढ़ के लेना पड़ता है। तो मैं यहां पे पहले क्वेश्चन में मैं लेंथ का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, पहले में मैं एरिया से ऊपर और एरिया से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि ऊपर एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाए, मुझे लेंथ हटाना है तो एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाए, वॉल्यूम, और नीचे एरिया इंटू एरिया क्या हो जाए, एरिया स्क्वायर, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कुछ समझ में आ रही बात है क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ऊपर कहीं कोने में ये लिख के रखो, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर एरिया इंटू लेंथ लिख के रखना, रो एल बाई ए। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन लेना होगा कि मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ करना है, या मल्टीप्लाई बाय एरिया एंड डिवाइडेड बाय एरिया करना है। अगर मैं लेंथ लेंथ से चलता हूं तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लेंथ के स्क्वायर के। कब, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो उस केस में। और आर इज इक्वल टू, अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा रो एल बाई, नीचे हो जाएगा एरिया का स्क्वायर और ऊपर लेंथ इंटू एरिया। एक ऑप्शन ये भी तो है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ में किसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं, एरिया का। रो एल बाई ए में ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया आएगा, तो ऊपर लेंथ इंटू एरिया हो जाएगा, नीचे एरिया इंटू एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा रो वॉल्यूम बाई एरिया का स्क्वायर। तो यहां से समझ में आता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया के स्क्वायर के, मतलब रेडियस की पावर 4 के। क्यों रेडियस की पावर 4 क्यों आएगी, क्योंकि एरिया में ऑलरेडी आर स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4। लेकिन कब, शर्त वही है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और यहां पे मास बोला इक्वल मास, तो यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, R1 बाय, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। अब रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी तो कौन सा रिजल्ट लगाएं, वो है ये भाई, इक्वल मास बोल के रेडियस दे रखी तो कौन सा रिजल्ट लगाओगे, ये तो क्या लिखोगे, R1 बाय R2, रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या आएगा, R2 बाय R1 की पावर 4, और दूसरी रेडियस है 2R, और पहली रेडियस क्या है, R, तो 2R बाय R की पावर 4, तो रेशियो आएगा 16:1। रेशियो क्या आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 16:1। और दूसरे में क्या बोला, लेंथ कांस्टेंट, सॉरी मतलब लेंथ दे रखी है तो वो वाला रिजल्ट लगेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर।
तो L1/L2 का स्क्वायर है, L1 है L और L2 है 2L, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो पहले का आंसर लिख लो 16/1 और दूसरे का आंसर 1/4। और तरीका आपके सामने है। आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया। मास की बातें जब भी की जाए तो आपको थोड़ा सा यहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेंथ दे रखी है दूसरे क्वेश्चन में तो वो वाला रिजल्ट लगा दो, पहले में रेडियस दे रखी तो ये वाला लगा दो। जल्दी छापिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखो एक का एरिया ज्यादा है, रेडियस 2 आ रहा था, और एक का एरिया कम है। एक का एरिया ज्यादा है, एक का एरिया मतलब एक मोटा वायर और एक पतला वायर है, और फिर भी दोनों के मास सेम है, मतलब वजन में दोनों सेम है कॉपर वायर होने के बाद। तो लेंथ सेम कैसे हो सकती है? जो पतला वायर है उसकी लेंथ ज्यादा लानी पड़ेगी ना, तब जाके वो उतने मास को बैलेंस कर पाएगा। इक्वल मास बोला ना, दिक्कत वो है। हो गया क्या? हो गया आई थिंक। रेडियस की पावर 4 है, वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा है, एरिया का स्क्वायर है। दिख नहीं रहा क्या? छाप लिया ये। दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिख लो भैया। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। तो रेडियस गिवन है तो मुझे डिसीजन ऐसे लेना पड़ेगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 4। फिर मैं ऐसे लिखूंगा R1/R2 इक्वल टू R2/R1 की पावर 4। R2 है 2R और एक रेडियस है R और उसकी पावर 4। R से R कैंसिल, 2 की पावर 4 क्या बनेगा? 16/1। 16 और 1 का रेशियो आएगा। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा भैया? वहां पे लेंथ गिवन है। क्या गिवन है? लेंथ गिवन है। तो मैंने लेंथ से डिसीजन लिया कि मैं ये रिजल्ट लगाऊंगा मास कांस्टेंट वाले केस में, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब इस कंडीशन में R1/R2 जो है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा वहां पे आप क्या लगा रहे हो, और वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि उसने क्या दिया है, रेडियस दिया कि लेंथ दिया है। तो बताओ क्या लिखूंगा? L1/L2 का होल स्क्वायर। अब एक लेंथ L बोली गई है और एक कितनी बोली गई है? 2L। इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, लेंथ से लेंथ कैंसल, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आंसर हो जाएगा 1/4। दोनों क्वेश्चन के आंसर है आपके, पहला 16/1 दूसरा 1/4। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। इसके बाद हेडिंग लिख लेना स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। इससे मिलती जुलती हेडिंग है इसलिए मैंने यहां पे खत्म किया है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर।